तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन क्यों लें। सबसे पहला और बड़ा रीज़न कॉस्ट। जैसे कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स तकरीबन 400 साढ़े 400 तक पहुंचता है और वो इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो क्या करे। उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है एमबीबीएस एब्रॉड। और एमबीबीएस एब्रॉड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो एमबीबीएस इंडिया की है। मतलब 10+2 में बायोलॉजी के साथ पास होना चाहिए, मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में उसको नीट क्वालिफाइड होना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है और आपको कोई बाहर भेज रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ आप बाहर जाने का कोशिश मत करें, क्योंकि आपको आकर के एफएमजी और नेक्स्ट का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। पहला ये है। और एडवांटेज क्या है एमबीबीएस एब्रॉड का? सबसे पहला एडवांटेज है कि अगर आप इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो अगर कम से कम भी बजट जाएगा तो तकरीबन 60-65 लाख रुपया जाएगा विथ हॉस्टल फूडिंग जोड़ के। और एब्रॉड में मैक्सिमम बजट जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 लाख रुपया जाएगा खाना पीना जोड़ के। तो पहला है कॉस्ट कटिंग। दूसरा है कि एडमिशन के लिए वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसके हिसाब से जो होता है, जो डायरेक्ट एडमिशन होने से ये है कि आपको सिर्फ नीट क्वालिफाइड करना है और आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप वहाँ के लिए अप्लाई करेंगे, आप अपने पसंद का यूनिवर्सिटी चूज करेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतने सारे फीसेस वगैरह लगते हैं, वो आपको वहाँ नहीं लगेंगे। फीसेस जो है 15 लाख 12 लाख से स्टार्ट है, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 लाख तक जाते हैं। तो उसमें आपका रहना खाना पीना सब कुछ हो जाता है। जो भी अच्छे कॉलेज हैं उसमें डोनेशन और कैपिटेशन का कोई ये नहीं है, टेंशन है नहीं। वहाँ पे कोई डोनेशन लगता नहीं है, कोई कैपिटेशन लगता नहीं है। आपको यहाँ पे इनरोल कराना है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना है, ना कुछ करना है, और सीधे जाके एडमिशन लेना है। जो भी कॉलेज का फीस है, ट्यूशन फीस है, उसके अलावा जो भी पैकेज। तो ये हो गया इसकी बात। इसके बाद हम लोग जो आते हैं टीचिंग स्केल। टीचिंग स्केल जो है हर कंट्री का जो है अच्छा ही है। और जैसे आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, जैसे आप यूक्रेन वगैरह में जाते हैं, तो टीचिंग स्केल आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड का होता है। बेलोना सिस्टम से वहाँ पढ़ाई होती है, 6 साल के कोर्स हैं, सारे मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है लगभग जो है सब 100 साल 125 साल 200 साल पुराना है। तो अच्छा कॉलेज है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा सब कुछ है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि कंट्री जाने से पहले अच्छे तरह से चूज करें और अच्छे कॉलेज में ही पढ़ाई करें। और उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो वैसे जगह पे पढ़ाई करें जहाँ पे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, और उससे क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होगी। और अपॉर्चुनिटी ये मिलता है, जैसे आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में हो रही है और आपको साथ में एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। जैसे यूक्रेन में जाइएगा तो यूक्रेनियन पढ़ाया जाता है, और जैसे रसिया वगैरह में जाइएगा तो रशियन पढ़ाया जाता है। ये सब लैंग्वेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। उसके अलावा एनएमसी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए कॉलेज का। अब पहले एमसीआई का साइट आता था, एमसीआई के साइट पे जिस जिस कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था, हम लोग ने आज तक उसी स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। वैसे एनएमसी ने बताया है कि कोई भी कॉलेज में पढ़ के आइए, आप यहाँ के पे एमसीआई दे सकते हैं। लेकिन हमने आज तक जो कॉलेजेस को एमसीआई ने पहले रिकॉग्नाइजेशन दिया था या जिनको बैन किया था, उन कॉलेज में, बैन वाले कॉलेज में हम लोग एडमिशन नहीं करवाते हैं। और जो कॉलेज को पहले से मिला हुआ था एमसीआई रिकॉग्निशन, बस उसी कॉलेज में हम लोग एडमिशन करवाते हैं। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी नॉर्म्स आए तो बच्चे को दिक्कत ना हो, बच्चे को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। कल के डेट में आप एडमिशन लेने से पहले इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप उस आदमी के साथ एडमिशन ले, उस कंसल्टेंसी के साथ एडमिशन ले, जो कंसल्टेंसी जो आप कम से कम उसके 1-2 बच्चा तो कम से कम पास होकर के इंडिया आया हो, इंडिया आकर के एफएमजी का एग्ज़ाम पास किया हो, उन सब के साथ एडमिशन ले। और इस सब चीज़ को देखना ज़रूरी है। हमारी संस्था पिछले 17 साल से यही काम कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे बच्चे आए होंगे और कितने सारे बच्चे अगले साल आएंगे, और हर साल आते रहते हैं। इन सब चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ओल्डेस्ट कंसल्टेंसी से काम करवाइएगा, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जो पहले से काम करता हो, जिसका 2 4 10 बच्चे
जैसे अगर दिल्ली के हैं तो RML वगैरह में इंटर्नशिप किया हो और वो उससे आप जाके मिल सके, इस तरह के ये से आप काम कीजिए तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद आता है हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी में रेनोवेटेड हॉस्टल होना चाहिए, साथ के साथ खाना बच्चे को बनाने की सुविधा भी होनी चाहिए और मेस की सुविधा अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा वहाँ पढ़ाई करने गया है, खुद से खाना बनाने के लिए नहीं गया। हाँ, कभी सैटरडे संडे को मन किया कुछ एक्स्ट्रा बनाने का तो वो बात अलग है, क्योंकि मान लो कि हम पढ़ाई करने के लिए गए, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता है पढ़ाई के अलावा कि हम खाना बनाने पे फोकस करें। अगर उस पर फोकस करेंगे तो हमें और भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इस सब पे फोकस नहीं हो पाएगा। सातवां है स्टूडेंट का लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल जैसे आप एब्रोड में पढ़ने जाते हो तो ऑटोमेटिक बदलता है। आप जैसे यूरोप में जैसे रसिया में जाते हो तो यूरोपियन रशियन कल्चर को फॉलो करते हो और थोड़ा सा आप भी अपने आप को उसके हिसाब से चलाते हो, तो आपको खुद ब खुद डिसिप्लिन खुद ब खुद जो है वहाँ का स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना बोलना सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। यूनिवर्सिटी चॉइस आप अच्छे से कीजिए, खाने पीने की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छी होनी चाहिए और इन सब चीज़ का जो ध्यान रखता है उनको एब्रोड में पढ़ाई करने में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो अगर आपको एब्रोड में पढ़ने के लिए किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो कि हमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा फ़ोन ना लगे तो आप क्या कहते हैं डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि साल में कम से कम 3 से 4 महीने हमें वहाँ रहना पड़ता है तो कभी कभी फ़ोन हमारा नहीं लग पाता है। तो व्हाट्सएप कॉल पे आपको सारी जानकारी मिलेंगी अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो अब उसके अलावा हमारा जो दूसरा नंबर है वो ऑफिस में कोई ना कोई स्टाफ उठाएगा, वो आपको विस्तृत जानकारी देगा। थैंक यू।